Hello bachcho, in this video we will be studying about the French Revolution and the idea of the nation. As you know that this chapter is divided into 6 parts and this is the first part of that chapter, the nationalism of the rise of nationalism in Europe and how this chapter is related to the nationalism in Europe. As you know that France is located in Europe and French Revolution took place. That was the first revolution against the monarchy on a large scale. So that revolution inspired many Europeans, other European countries to form their own nation state. That is why this chapter is also is significant in our study to the rise of nationalism in Europe. As you already know that France was ruled by the monarch before the French Revolution, and the French Revolution changed France from the political change, the constitutional change, everything changed in the France. And you know that there are many revolutionaries who initiated that with the help of the people, was the struggle, and finally they formed the National Assembly, which wrote the constitution for the people of France. अब क्या हुआ बेटा? And after that revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. मतलब लोग ही बनाएंगे नेशन और लोग ही उसकी डेस्टिनी को बनाएंगे. We as a monarchs cannot decide कि कौन हमारा कौन से ड्यूज लगेंगे, कौन कैसा रूल फॉलो करेगा, किससे हमको ज्यादा ड्यूज लेने हैं, किसको लैंड देने हैं, ये सारी चीजें अब कौन डिसाइड करेगा? लोग डिसाइड करेंगे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, that was a big revolution in the France against the monarchy and to form a constitutional assembly in the France. Later it was France was again took over by the dictator called as Napoleon. We will be talking about both the things. यहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे. हम बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन किया तो फ्रेंच पीपल को कैसे कैसे बताया कि भाई हम एक ही नेशन है, हम भी हैव अ सेम आइडेंटिटी. उसके लिए उन्होंने कुछ मेजर्स लिए और प्रैक्टिसेस लिए टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? अगर आपको एक नेशन बनाना है तो आपको बताना होगा लोगों को that we share the same history, we share the same folklore, share the same identity. Overall, we are similar. हम एक ही पूर्वज के घर से आए. आपको कैसे होता है घर में? आपको कैसे पता चलता है कजिन्स हैं? आपको आपका जो नेबर है वो क्या आपका कजिन है? नो, यू डोंट नो दैट. आपको कजिन्स आपके कैसे पता चलते हैं? आपके पेरेंट्स बताते हैं कि भाई ये हमारे तुम्हारे दादा दादी सेम है, तुम्हारे नाना नानी सेम है. So we get an idea कि ये हमारे cousins हैं. Same way for when we talk about a nation, तो हमें पता करना पड़ता है कि हमारा राजा कौन था, हमारी हिस्ट्री क्या थी, क्या हम सेम जगह से आए हैं, हमारे फोकलोर सेम है, हमारी बाकी चीजें सेम है कि नहीं. तो आइडेंटिटी होती है, तो इसको हमें पैदा करना पड़ता है, हमें लोगों को बताना पड़ता है, अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ती है, अपनी बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है कि भाई हम सेम हैं और सेम कंडीशन बनाना हमको चाहिए. ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में और बहुत जल्द हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में. इंडिया के बारे में एज यू डू ऑलरेडी नो, गांधी जी आए थे, तो वो सब हम एक और चैप्टर है हमारा द नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे फ्रांस का क्या रोल था इस नेशनलिज्म में? तो उनके जो मेजर्स थे और प्रैक्टिसेस थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे. उन्होंने जो चेंजेस किए, जो उनके रिवोल्यूशनरी जो स्टेप्स उठाए अपने लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डालने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. बेटा क्या क्या स्टेप्स उठाए वो हम देखते हैं. They introduced the idea of la patrie, the fatherland. As you already know, हम लोग क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं. Why we say that? हमने एक फिगरी बनाई है, हमने एक पर्सोनिफाइड किया है. किसको किया है? भारत को. और एक किसका शेप दिया है? रूप दिया है, माता का रूप दिया है. तो वो हम तब से बोलते आ रहे हैं, हमारे हिस्ट्री में भी हम बोलते आ रहे हैं कि भारत माता की जय. हम बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं भारत माता की जय. द सेम काइंड ऑफ आइडिया उन्होंने फ्रांस में दिया एंड इट वाज कॉल्ड एज ला पैट्री, द फादरलैंड, हमारी लैंड, राइट. ले सिटीजन, हम सिटीजन हैं. इससे उन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर जितने भी सिटीजन्स फ्रांस में रहने वाले हैं, दे विल बी एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे. ये पहला था उनका, ये पहला स्टेप उन्होंने लिया. उन्होंने वो आइडिया दिया कि हम एक ऐसा फादरलैंड है, हमारा एक नेशन बना सकते हैं जिसके अंदर हम रह सकते हैं, सारे इक्वल राइट्स शेयर कर सकते हैं. तो वो उन्होंने पहला आइडिया दिया. दूसरा काम उन्होंने क्या किया?
दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना ट्राई कलर जो था, फ्रांस का जो ट्राई कलर था, फ्रांस का फ्लैग था, उसको रिप्लेस कर दिया. यू सी हियर, आई हैव मेड अ चार्ट फॉर यू एंड यू कैन सी हियर, ट्राई कलर रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड. what do you mean by royal standards? बेटा जब हम कभी भी राजा महाराजा, पहले राजा महाराजा जब जाते थे किसी टेरिटरी को जीतते थे, तो हाउ दे यूज्ड टू से कि भाई मेरी है टेरिटरी. तो आपने देखा होगा अभी जस्ट फ्यू डेज बैक तानाजी रिलीज हुई है. तानाजी वो जाके सिर्फ सिंहगढ़ के जो किला था उसके ऊपर जाके जो उसका फ्लैग था उसको हटा के उन्होंने अपना शिवाजी महाराज का फ्लैग लगा दिया. तो that shows royal standard is a flag that shows that ये टेरिटरी मेरे अंडर है, भाई ये मेरा राज्य है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया. किससे रिप्लेस कर दिया? फ्रांस के ट्राई कलर फ्लैग से रिप्लेस कर दिया. दूसरा उन्होंने क्या बनाया, नेशनल असेंबली बनाया. नेशनल असेंबली जो थी उसको, उसका इलेक्शन किसने किया था? एक्टिव मेंबर्स ने किया था. ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, वो उसका तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ गए. उन्होंने बताया कि नहीं, आप चुन सकते हैं अपनी सरकार, आप बना सकते हैं, आपके चुने हुए लोग ही जो हैं वो काम करेंगे आपके लिए. उन्होंने नए हिम्स बनाए, ओथ लिए नए नए. डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सबके लिए एक ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया और सबके लिए यूनिफॉर्म लॉस बना दिए. जितने ड्यूज थे, आपने पढ़ा था कि एस्टेट 3 के ऊपर बहुत सारे ड्यूज थे, वो ड्यूज सारे अबॉलिश कर दिए. उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर was adopted. The regional dialect were discouraged and the French was chosen as the national language. These two are very important beta. French national language हुई तो लोगों को लगा नहीं हम एक हैं. How you can like differentiate between two people? उनकी language is one of the biggest factor. तो फ्रेंच जब उनकी कॉमन लैंग्वेज हुई तो फ्रेंच को लगा नहीं भाई हम एक हैं, हमको एक अपना नेशन बनाना चाहिए. और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, इसका इंपॉर्टेंस आपको चैप्टर में आगे बहुत समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर बहुत यूजफुल होते हैं. और ये जब इतना सब उन्होंने किया तो इससे इससे किसको इंस्पिरेशन मिली? द यूरोपियंस. दे फील वेरी इंस्पायर्ड. उन्होंने देखा और बाद में जब सब कुछ हो गया, जब यूरोप आजाद हो गया, यूनिफाइड हो गया, नेशन स्टेट्स बन गए, तब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डिक्लेयर किया कि फ्रेंच नेशन जो था उसकी डेस्टिनी में था यूरोप को भी इस डेस्पोटिज्म से आजाद कराना. डेस्पोटिज्म यानी राजाओं का राज होता है, जब डिक्टेटर्स का राज होता है. अब ये हुआ कैसे? हाउ इट स्टार्टेड? ऐसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि फ्रांस में किसने किसने ले लिया था, किसने बाद में ले लिया नेशनल असेंबली से? ले लिया नेपोलियन ने. किसने ले लिया? नेपोलियन ने. नेपोलियन क्या था? एक डिक्टेटर था, लेकिन ही वाज अ वेरी गुड डिक्टेटर. उसके रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं आज तक याद किए जाते हैं. दैट वाज वेरी वेरी वंडरफुल रिफॉर्म्स बाय द नेपोलियन. अब जब नेपोलियन ने ले लिया तो ही वांटेड टू इंप्रूव, इंक्रीज हिज टेरिटरीज. जब उसको अपनी टेरिटरीज इंक्रीज करनी पड़ी तो उसने क्या किया? यूरोप पे कब्जा करना शुरू किया. ही इन्वेडेड मेनी ऑफ द कंट्रीज. देखिए यहाँ पे बुक में मेंशन है, देखिए क्या लिखा हुआ है. देयर एक्टिविटीज दैट प्रिपेयर्ड the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. अभी नेपोलियन के आने के बाद ये फ्रेंच आर्मी कई देशों में जाने लगी, राइट. अभी क्या हुआ? फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. और इसने क्या किया? इस नेशनलिज्म बताया उन्होंने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था. अब जितने भी राज्य थे, जितने भी स्टेट्स थे जो फ्रांस ने, जो नेपोलियन ने इन्वेड कर दिए, उसके अंदर उसे डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर दी फ्रांस की, लेकिन उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो बहुत ही अच्छे थे. दैट वाज वेरी गुड. और उनको कहा गया सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड. ये क्या है? ये बेसिकली क्या है बेटा? ये है रिफॉर्म्स बाय द नेपोलियन. ये आपको मालूम होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. वो पूछते हैं एक्सप्लेन द व्हाट वर द सिविल कोड्स ऑफ 1804. बोर्ड के कॉमन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. आपके स्कूल में अभी जो प्रीलिम्स, मिड टर्म्स होंगे, प्रीलिम्स होंगे, सब में पूछे जाते हैं. क्या क्या पूछा जाता है? 2 क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं. पहला क्वेश्चन आता है व्हाट वर द प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रेंच पीपल. पहला ये पूछते हैं. दूसरा क्या पूछते हैं? दूसरा पूछते हैं explain the civil code of 1804 or what were Napoleonic code.
सीधे सीधे यही पूछते हैं आपको, जब नेपोलियन कोड का आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने इस माइंड मैप में आपको दिया है, जो भी डार्क ब्लू कलर से लिखा है प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रांस, वो आपको किसका आंसर लिखना है, द प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स ऑफ फ्रांस, French revolutionaries taken to create the sense of collective belonging, collective identity in French people. तो ये सारे steps उन्होंने लिए थे 3 मार्कर के लिए. This is more than enough. 3 मार्कर में जनरली पूछा जाता है. Civil Code of 1804. This is another one of the most important part of the chapter. ये क्या थे? अभी आपको समझ में आया होगा ये क्या थे. ये रिफॉर्म्स थे. क्या थे ये? रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स यानी हमें किसी चीज को बेहतर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. तो these were the reforms done by the administrative reforms done by the Napoleon. सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया? Established equality before law. ये सबसे important काम है. उसने सबको एक कर दिया. इधर उसने जितने भी प्रिविलेज बर्थ से मिलते थे वो सारे खत्म कर दिए. ही अबॉलिश दैट. सब खत्म कर दिए. उसने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि आप नोबल के घर पैदा होंगे तो आपको नोबलिटी से आपको लैंड मिल जाएगी, आपको सारे अधिकार, टैक्सेस देने का अधिकार मिल जाएगा. ये सब खत्म कर दिए. दैट वी डिड इन लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड. इसमें ऐसा उसने बताया कि नहीं भाई, सारे प्रिविलेज खत्म कर दिए. आपको जो है बर्थ राइट खत्म है. आप सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दिया. सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. उसने ये कोड कहाँ कहाँ लगाया? जहां जहां उसने इन्वेड किया यूरोप को. इटली में लगाया, जर्मनी में लगाया, डच रिपब्लिक में लगाया, स्विट्जरलैंड में लगाया. सब जगह ये सारे रिफॉर्म्स लगा दिए. उसने क्या किया? फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया. जितने भी पीजेंट्स थे जो बेचारे अपने जिन्होंने उन्हें कर्जा दिया उसके अंदर काम करे जा रहे, फ्री में काम करे जा रहे, इसको सबको फ्री करा दिया उसने. पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री करा दिया. उनके जितने ड्यूज थे सारे माफ करा दिए. ही कैंसिल, अबॉलिश्ड एवरीथिंग. इन द टाउन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन. ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बेटा. व्हाट आर गिल्ड्स? गिल्ड्स क्या होते हैं? जो एक यूनियन होती है जो ओवरसीज ट्रेड करती है. एक शहर से दूसरे, एक देश से दूसरे शहर, देश या ओवरसीज ट्रेड करती है, तो उसको बोलते हैं गिल्ड. उनके वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते थे राजा लोग कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इस तरह के रूल्स फॉलो करने होंगे या हमें ये टैक्स देने होंगे. ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ने हटा दिए. इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ ट्रेडर्स को. वो आराम से ट्रेड कर सकते थे. उसने क्या किया? पीजेंट्स और उसने क्या किया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी उसकी? उसने किया सारे वेट और मेजर्स जो थे सब स्टैंडर्डाइज कर दिए. कॉमन नेशनल करेंसी डाल दी, जिससे कि मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड जो है वो बढ़ने लगा. तो पीपल वर वेरी हैप्पी. भाई इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है. हम सब एक, हमारे ऊपर जितने टैक्स थे वो खत्म हो गए. पीजेंट बेचारे फ्री हो गए. सबने एंजॉय किया उस फ्रीडम को. बट बेटा क्या होता है ना कि नेपोलियन वॉज बेसिकली डिक्टेटर. उसको तो क्या करना था? उसका एक ही काम था कि मैं भाई जितने ज्यादा टेरिटरी को अपने अंडर ला सकूं वो मेरे लिए अच्छा है. तो उसने ये सब रिफॉर्म्स तो किए, लेकिन उसकी कुछ चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं है. वो चीजें क्या थी? द इंक्रीज टैक्सेशन. यू सी, दिस इज इंक्रीज टैक्सेशन. सेंसरशिप. लोगों को अब सेंसरशिप होगी कि आप अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते, डिस्कस नहीं कर सकते पॉलिटिकल इशूज. द फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी. फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती उनको लेना पड़ा. मतलब हर घर का एक बंदा जो है वो फ्रेंच आर्मी के लिए लड़ेगा. ये उसने शुरू कर दिया. अब कौन कौन पसंद करेगा भाई? तुम मेरे लिए कितना भी अच्छा करो, पर तुम मेरी जान दे के मेरे को दूसरे कंट्री में भेज रहे हो लड़ने के लिए. उसको कॉन्कर करना था ये रेस्ट ऑफ यूरोप. उसको तो पूरा यूरोप चाहिए था. उसको फ्रेंच अकेला फ्रांस नहीं चाहिए था, उसको तो पूरा यूरोप चाहिए था. तो फ्रेंच आर्मी में उसको ज्यादा लोग चाहिए थे. तो वो कब्जा करता और यहाँ पे रिफॉर्म लगाता. लोग खुश हो जाते, फिर लोगों से जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में लेता. तो ये सारी जो चीजें थी ये उसके अगेंस्ट चली गई. लोगों ने बोला भाई तो कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन ये क्या तरीका है? हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप, हम कुछ बोल नहीं सकते खुल के, हम कुछ के पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते, हमको जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी के लिए लड़ना पड़ेगा. भाई नहीं चाहते फिर भी लड़ना पड़ेगा. ये सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आई. सो पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द नेपोलियन ऑल्सो. नेपोलियन के खिलाफ तो वो एक हो गए थे. यहाँ पे देखो फिगर नंबर 5 देखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सीबीएसई में अभी फिगर्स शुरू हुई है, फिगर्स का एक्सप्लेनेशन पूछने लगे हैं. तो फिगर नंबर 5, द courier of Rhineland loses all that he has on his way home from Leipzig. तो वो जब जा रहा था, वो नेपोलियन को उन्होंने एक पोस्टमैन की तरह बताया. उसके पास जितने पोस्ट हैं वो पोस्ट क्या है, उसकी टेरिटरीज हैं. भाई हम कहीं गए, हमने महाराष्ट्र ले लिया, हमने गुजरात ले लिया, मध्य प्रदेश ले लिया, तो उसके सारे कागज हम लैंड लेते तो हमारे पास जमा रहती. उसी तरह उन्होंने उसको बताया है, उसी तरह उन्होंने फिगर में दिखाया है कि नेपोलियन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन.
ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस। तो फ्रांस में जाते समय उसने सारे अपने पोस्ट लेते चला गया, और जब वो जा रहा है तो देखो सारे लेटर ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस फिगर शोज द नेपोलियन का अंत आ रहा है। नेपोलियन के सारे टेरिटरीज अपने आप को आजाद कराते जा रहे हैं, एंड ही इज लूजिंग द टेरिटरीज। दिस वाज द पार्ट 1 आउट ऑफ 6। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें से 2 या 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कि फ्रेंच के the measures taken by the French revolutionaries to create the sense of collective identity in French people. दूसरा, the Napoleonic Code और Civil Code of 1804, क्या क्या था, उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। और तीसरा, कि लोगों ने नेपोलियन को क्यों क्यों पसंद करना बंद कर दिया और क्यों नेपोलियन ने अपनी टेरिटरी छोड़ दी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें मैंने आपके सारे कॉमन पॉइंट्स पूरे चैप्टर के लिख दिए हैं। जस्ट गो थ्रू दिस, आंसर्स आपको डायरेक्टली यहाँ मिलेंगे। इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर भी बड़ा मजा आएगा आपको। इसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे यूरोप के अलग अलग, एक ही एम्पायर के अलग अलग पैचेस जो थे, अलग अलग रीजन थे, उनको पता चलने लगा कि हम एक हैं, और उनके अंदर वो भावना आने लगी। तो अलग अलग क्लास के बारे में हम बात करेंगे कि अलग अलग लोगों को, पीजेंट से, उनको कैसे समझ में आया, एरिस्टोक्रेट्स को कैसे समझ में आया, एक मिडिल क्लास बनी उसको कैसे समझ में आया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। तो आई जस्ट होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ओके बेटा। सो वी विल सी यू in next video. Bye bye. Bye bye for now.